वो सिर्फ 14 साल की बच्ची थी। उसे इस दुनिया की असलियत पता नहीं था। उसने मुश्किल से एक लड़के पर भरोसा किया था। वो उसे अपने घर ले गया, फिर उसे बेहोश करके लगातार 11 महीना 44 बॉयज़ वन बाय वन उसके साथ ज़बरदस्ती एंड उसे टॉर्चर किया गया। बेचारी चाह कर भी किसी को अपना दर्द बता नहीं पाई। जब उसने हिम्मत करके दुनिया वालों के सामने जब सच्चाई रखी तो दुनिया वालों ने उसी का मजाक बना दिया। दिस इज़ द केस ऑफ मिरियोंग, द मिरियोंग सेक्स स्कैंडल। जून 2003 साउथ कोरिया के उल्सान शहर में एक 14 साल की लड़की रहा करती थी। इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ हर एक्चुअल आइडेंटिटी, क्योंकि विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील करना इलीगल है एंड ये एथिकली भी ठीक नहीं है। दैट्स वाई इस वीडियो में मैं विक्टिम को एज अ चॉय रेफर करूँगा। चॉय अपने डैड एंड अपनी छोटी बहन के साथ रहा करती थी एंड वो एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट थी। हर सुबह स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, घर के कुछ काम करना एंड अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, ये उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन जितना सिंपल उसकी ज़िंदगी बाहर से दिख रही थी उतनी सिंपल था नहीं, क्योंकि चॉय के डैड एक अब्यूजिव अल्कोहलिक थे। जब चॉय छोटी थी तब उसके डैड शराब पी के घर आते एंड उसकी मॉम को मारा पीटा करते। घर का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक था। चॉय के डैड के इसी बिहेवियर की वजह से चॉय की मॉम उसे बचपन में ही छोड़ के चली गई। अब उस घर में चॉय और उसकी छोटी बहन और उसके डैड रहा करते थे। जो गुस्सा चॉय के डैड अपनी बीवी पर उतारते थे वही गुस्सा अब वो चॉय पे उतारने लगे थे। बेचारी कुछ कर नहीं पाती क्योंकि वो अभी छोटी थी एंड घर छोड़ के भी जा नहीं सकती थी। इस वजह से वो सब कुछ सहती रही। मॉम के ना होने पर जॉय के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे। उसे अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना था, अपने अब्यूजिव डैड से अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्टेड रखना था, घर का छोटा मोटा काम करना था एंड उसके डैड इतने इररिस्पॉन्सिबल थे कि वो अपनी बच्चियों को खर्च के लिए पैसे भी नहीं देते थे। इस वजह से जॉय को स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब करके खुद के लिए पैसे कमाने पड़ते थे एंड उन्हीं पैसों से वो अपनी छोटी बहन और खुद का ध्यान रखती थी। 14 साल की उम्र में जॉय काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बिहेव करने लगी थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक अकेलापन था। ना ही कोई उसका फैमिली था, ना ही कोई उसके दोस्त थे। वो अकेली पड़ गई थी एंड यही अकेलापन उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। एक दिन उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल पर कोई पार्क नाम का लड़का था जिसने बाय मिस्टेक रॉन्ग नंबर डायल किया था। शुरुआत एक गलती से हुई, लेकिन लेटर उन्हें पता चला कि पार्क भी मिरियोंग का रहने वाला था, जो कि उल्सान शहर से काफ़ी करीब था। इस वजह से उन दोनों की बातचीत आगे बढ़ी। पहले तो छोटे मोटे कॉन्वर्सेशन होती थी, लेकिन ये बातचीत धीरे धीरे से आगे बढ़ी। मतलब लेट नाइट कॉल्स, चैटिंग, मैसेजेस, वो टाइम टू टाइम एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आने लगे। पार्क जॉय से बहुत प्यार से बात करता, वो उसे कभी जज नहीं करता था, वो उसकी सारी बातें मानता एंड उसे समझने की कोशिश करता था। जो चीज़ उसे कभी अपने घर वालों से नहीं मिली वो अब उसे एक अननोन इंसान से मिल रही थी। इस वजह से जॉय धीरे धीरे से पार्क के ऊपर डिपेंड होने लगी। ये वही स्टेज होता है जब इंसान इमोशनली एक इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाता है एंड उस इंसान के ना होने पर वो इंसान कम्प्लीटली टूट जाता है। अब इस पॉइंट पर जॉय पार्क के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड हो गई थी। अब पार्क जॉय का एक सेफ स्पेस बन गया था जहाँ पर जॉय बहुत खुश फील करती थी, बहुत सेफ फील करती थी। ये सब कुछ अराउंड 1 साल तक चला। वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जान चुके थे, लेकिन जॉय को ये पता नहीं था कि जिस इंसान पे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है वही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। वो कभी एक दूसरे से इन रियल लाइफ में मिले नहीं थे। दैट्स वाई ऑन जनवरी 2004 वो डिसाइड करते हैं कि वो अब एक दूसरे से इन रियल लाइफ में मिलेंगे। दैट्स वाई पार्क ने जॉय को मिरियोंग बुलाया। जॉय पहली बार एक अननोन इंसान पे भरोसा करके अपने शहर से बाहर चली जाती है। वो मिरियोंग पहुंच जाती है। पार्क ने उसे एक एड्रेस दिया था। जब जॉय उस एड्रेस पे पहुंचती है तो वो एक मोटाल का था। जॉय बहुत खुश थी। वो पहली बार एक ऐसे इंसान से मिलने जा रही थी जिससे वो इमोशनली कनेक्ट कर पाती थी। वो मोटाल का दरवाज़ा नॉक करती है। पार्क ने दरवाज़ा खोला। जॉय बहुत खुश थी।
लेकिन पाक के शक्ल पे ना वो एक कोल्डनेस था, वो उतना खुश दिख नहीं रहा था। वो उसे अंदर बुलाता है, दोनों अंदर जाते हैं एंड पाक उसे कैजुअली एक ड्रिंक ऑफर करता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन चॉय को ये पता नहीं था कि जो ड्रिंक उसे ऑफर किया गया था उसमें पहले से ही कुछ मिलाया गया था। जब तक चॉय कुछ समझ पाती तब तक उसे सब कुछ ब्लर दिखने लगा था एंड धीरे धीरे से वो बेहोश हो गई। उसके बेहोश होने के बाद पाक उसको घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले जाता है, जहाँ पर रिपोर्टेडली पाक के साथ साथ 11 और लड़के भी मौजूद थे। फिर उन्होंने चॉय के वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया। वन बाय वन वो सारे लड़के मिलकर चॉय का रेप करते हैं। उसके बाद वो उसे टॉर्चर करते हैं। इस पूरे इंसिडेंट को वो रिकॉर्ड भी कर रहे थे ताकि उन वीडियोस को यूज़ करके वो चॉय को बार बार ब्लैकमेल कर सके। आफ्टर सम टाइम्स चॉय को होश आता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो कहाँ पे है, उसके साथ क्या हुआ था। शी वॉज ब्लीडिंग, उसके जंगल से खून बह रहा था। वो बहुत पेन में थी एंड काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। फिर उन लड़कों ने उसे उस कंडीशन में उसके वीडियोस दिखाए। फिर उससे कहा गया कि अगर तूने इसके बारे में किसी और को बताया तो तेरे वीडियोस इंटरनेट पे वायरल कर देंगे एंड हाँ, आइंदा से हम जब भी तुम्हें बुलाएंगे तो तुम्हें वहाँ पर आना पड़ेगा एंड हमारी सारी बातों को तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं माना तो हम तुम्हारे सारे वीडियोस को वायरल कर देंगे। ये कहने के बाद उन लोगों ने चॉय के पास जितने भी पैसे थे वो सब एक्सटॉर्ट किए एंड चॉय को उस मोटेल से धक्का देकर भगा दिया गया। बेचारी को समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। आई विश ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होता एंड चॉय अपने लिए स्टैंड लेकर अपने लिए लड़ती, बट ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। इस इंसिडेंट के अगले 11 महीनों तक चॉय को ब्लैकमेल किया गया। उसे अलग अलग जगह पर बुलाकर उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया। उसके पैसे एक्सटॉर्ट किए गए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके साथ 10 बार 24 अलग अलग लड़कों ने किया था एंड बाकी के कुछ लड़कों ने उससे बस पैसे एक्सटॉर्ट किए थे। इस केस में ओवरऑल 44 लड़के इन्वॉल्व थे एंड इस केस में बस चॉय विक्टिम नहीं थी। आफ्टर दैट इंसिडेंट चॉय को अपनी 13 साल की छोटी बहन और अपनी 16 ईयर ओल्ड कजिन सिस्टर को भी लेकर आने के लिए मजबूर किया गया था एंड उनके साथ भी उन लड़कों ने ज़बरदस्ती और उनसे पैसे एक्सटॉर्ट किए थे। एंड हैरानी की बात ये थी कि उन लड़कों में से काफ़ी सारे लड़के चॉय के ही स्कूल से थे। चॉय हर रोज़ उन्हीं लोगों के साथ बैठती थी। चॉय जिस क्लास में बैठती उसी क्लास में उसके साथ जिस लड़के ने ज़बरदस्ती किया था वो लड़का बैठता था। वो हर रोज़ उन्हें फेस करती थी। इमेजिन करो कि चॉय को कितना डर लगता होगा। बेचारी सब कुछ सहती रही, किसी को बता तक नहीं पाई। वो अपने डैड से तक कंप्लेंट नहीं कर पाती थी क्योंकि जिस इंसान को उसे प्रोटेक्ट करना था वो खुद उसको डराता था, उसे मारता पीटता था। इस वजह से बेचारी किसी को अपना दर्द बता ही नहीं पाई। वो सब कुछ अकेली झेलती रही। वो चाहकर भी किसी से हेल्प नहीं मांग पा रही थी एंड उसे अंदर ही अंदर ये गिल्ट सताता था कि उसने अपने बहनों के साथ भी गलत कर दिया था। हर नया दिन उसके लिए एक बुरा सपना बनता जा रहा था एंड धीरे धीरे से वो कम्प्लीटली टूटने लगी थी। फियर, पेन एंड होपलेसनेस। लाइफ में एक पॉइंट आता है जहाँ पर इंसान अपने दर्द से भागने के लिए अपनी ज़िंदगी से ही भागने के बारे में सोचता है एंड जॉय ने भी कुछ ऐसा ही सोचा। उसने स्लीपिंग पिल्स खा के अपने आप की जान लेने की कोशिश की, लेकिन थैंकफुली उसके आंट ने ये सब देख लिया एंड उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया एंड जॉय की जान बच गई। वाइल ट्रीटिंग हर डॉक्टर्स ने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की। उसके बॉडी पर काफ़ी सारे ब्रूजेस एंड स्कार मार्क्स थे जो कि देखने में लग रहे थे कि हाल ही में उसके साथ कुछ तो हुआ है। इस वजह से डॉक्टर्स ने चॉय के आंट से कहा कि उसका एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन करवा दो। इस वजह से चॉय के आंट ने चॉय का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया। आफ्टर दैट जो सच्चाई चॉय के आंट को पता चला उसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें पता चल गया कि आखिर चॉय किन किन चीज़ों से गुजर रही थी। उन्हें सब कुछ समझ में आ चुका था। ऑन द डेट ऑफ 25 ऑफ नवंबर 2004 के दिन चॉय और उसके आंट ने फाइनली पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया एंड ऑफिशियली इस केस को फाइल कर दिया गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी एंड दिसंबर 7, 2004 के दिन पुलिस ने इस केस से एसोसिएटेड 10 लोगों को अरेस्ट कर दिया। लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सच सामने निकला वो सच बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, क्योंकि वहाँ पे एक विक्टिम नहीं बल्कि 5 विक्टिम्स थे। ये एक सिस्टम था उनका। जो मिडिल स्कूल के लड़के थे वो लड़कियों को प्यार में फंसाते थे एंड उनके साथ
जो चॉय के साथ किया वो करते थे। उनके मल्टीपल विक्टिम्स थे, कुछ लोगों ने सामने आकर सच्चाई बताई, कुछ लोगों ने सच्चाई मानने से इनकार कर दिया। वाइल इंटरोगेशन उन 10 लड़कों को उसी ऑफिस में बिठाया गया था जहां पर विक्टिम्स की क्वेश्चनिंग हो रही थी। एंड वो क्वेश्चनिंग पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत केयरलेसली इस केस को हैंडल किया। उन्होंने उन अक्यूज्ड को विक्टिम्स के सामने बिठाकर फेस टू फेस क्वेश्चनिंग किया। उन विक्टिम से पूछा जा रहा था कि क्या इसने तुम्हें टच किया, क्या इसने इंसर्ट किया, इसने कहाँ टच किया। ऐसे सवाल उनके सामने बिठाकर पूछे जा रहे थे। वो विक्टिम्स काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। इस वजह से क्वेश्चनिंग के लिए उन्होंने फीमेल ऑफिसर्स की डिमांड की, लेकिन उनकी बेसिक डिमांड भी वहाँ पे पूरी नहीं की गई। इवन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पुलिस ऑफिसर्स ने भी विक्टिम्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव किया था। कुछ ऑफिसर्स ने विक्टिम से पूछा था कि क्या तुमने उन लड़कों को सेड्यूस नहीं किया, क्या तुमने उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं की, तुमने कुछ किया होगा इसलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, वरना बस तुम्हारे साथ ही गलत कैसे करेंगे वो। ये सवाल विक्टिम से पूछे जा रहे थे। उन लोगों ने उसे ऐसे ट्रीट किया कि सारी गलती उसी की है एंड उसी ने गलत किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम विक्टिम ब्लेमिंग की वजह से ही रेप विक्टिम्स केस फाइल नहीं करना चाहते एंड पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। बट इस केस में पुलिस वाले खुद विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे थे। सेक्सुअल असॉल्ट केस में विक्टिम की आइडेंटिटी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो विक्टिम को अपनी आगे की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। इस वजह से ये बहुत ही सीरियस मैटर था। बट पुलिस ने इस केस को इतना केयरलेसली हैंडल किया कि विक्टिम की आइडेंटिटी मीडिया तक लीक हो गई। मीडिया वालों ने टीआरपी के लिए चॉय को इतना यूज़ किया कि हर किसी को पता था कि चॉय के साथ क्या हुआ है एंड चॉय कहाँ रहती है, वो क्या करती है, सब कुछ दुनिया वालों के सामने आ चुका था। इस वजह से जब भी चॉय स्कूल जाती तो स्कूल के बाहर अक्यूज्ड के पेरेंट्स आ जाते। समटाइम्स वो क्लासरूम के अंदर तक घुस जाते थे एंड चॉय को बहुत बुरी तरीके से अब्यूज़ करने लगते। इवन वो ये भी कहते कि तुम जैसे लड़कियों की वजह से ही हमारे बेटों की ज़िंदगी ख़राब हो गई है। इवन गलती वहाँ पे चॉय की थी भी नहीं। यहाँ तक कि विक्टिम्स को केस वापस लेने के लिए भी फोर्स किया गया। इतना सब कुछ हो रहा था बट स्टिल विक्टिम्स को पुलिस प्रोटेक्शन कभी प्रोवाइड किया ही नहीं गया। सिचुएशन इतना बिगड़ चुका था कि विक्टिम्स को स्कूल से भी एक्सपेल कर दिया गया। उनके एजुकेशन, उनके सपने, सब कुछ रुक गए थे। चॉय मेंटली काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो गई थी। उसे साइकेट्रिक वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहाँ पर भी वो सेफ नहीं थी। वहाँ पर उसके डैड अक्यूज्ड के पेरेंट्स के साथ मिलकर पिटिशन पेपर पे साइन करवा रहे थे। ज़बरदस्ती उससे सेटलमेंट पेपर्स पर साइन करवाया गया जिसमें उन्हें 50 मिलियन वॉन मिले। लेकिन उन पैसों में से एक पैसा भी चॉय के पास नहीं गया। वो सारे पैसे उसके डैड ने नशे में उड़ा दिए। यहाँ तक कि उसे फोर्सेबली एक और पिटीशन साइन करवाई गई जिसमें अक्यूज के लिए लीनियंसी मांगी गई थी। इमेजिन कि एक विक्टिम अपने ही अटैकर्स के लिए सॉफ्ट पनिशमेंट की रिक्वेस्ट कर रही है। चॉय के डैड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस चॉय का फायदा उठा रहे थे। क्या इतना सब कुछ होने के बावजूद चॉय को जस्टिस मिला? इस केस में टोटल 44 लड़के इन्वॉल्व थे जो कि मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स थे जिनकी उम्र 18 से कम थी। इस वजह से इस केस के फाइनल आउटकम में बस 5 लड़कों को जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया एंड बाकियों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे क्योंकि उन्हें आगे जाकर कॉलेज एंड जॉब के लिए जाना था। इस वजह से उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे। एंड उसके साथ साथ चॉय ने पिटिशन पेपर्स पे भी साइन किया था, लीनियंसी पेपर पे भी साइन किया था। इस वजह से यहाँ पर ये केस बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई एंड सही मायने में किसी को सज़ा नहीं मिल पाई। कोर्ट ने पुलिस की नेग्लिजेंसी को एक्सेप्ट किया एंड सियोल हाई कोर्ट ने 2 विक्टिम को 40 मिलियन वॉन एंड उनके मेंटोर को 10 मिलियन वॉन एज अ कंपनसेशन के तौर पे करने का ऑर्डर पास किया। लेकिन क्या पैसे ट्रॉमास को हील कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। आफ्टर दिस इंसिडेंट चॉय को किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वो चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पाई। उसकी ज़िंदगी एक जगह पे रुक गई। आज वो कहीं हम जैसे ही नॉर्मल ज़िंदगी जी रही होगी। होप शी इज़ डूइंग ग्रेट इन हर लाइफ। लेकिन ये केस यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। सालों बाद 2024 में नाग आर्काइव नाम के एक यूट्यूबर ने डॉक्सिंग करके सारे परपेट्रेटर्स के करंट आइडेंटिटीज़ एंड उनके इन्फॉर्मेशन निकाले एंड हर एक परपेट्रेटर्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के उसने अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया। इसकी वजह से सारे परपेट्रेटर्स के आइडेंटिटीज़ लीक हो गए थे। कुछ लोग सैलून चला रहे थे, कुछ कैफ़े ओनर्स थे, कुछ छोटे मोटे काम करके अपनी ज़िंदगी जी रहे थे एंड उनमें से एक की गर्लफ्रेंड पुलिस ऑफिसर तक थी। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो लोगों ने उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया
एंड उसकी वजह से वो जहाँ पर जॉब करते थे, जहाँ पर काम करते थे, वहाँ से उन लोगों को निकाल दिया गया। उन्हें इसके बाद काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। इस वजह से सारे परपेट्रेटर्स ने मिलकर उस यूट्यूबर के खिलाफ मल्टीपल लीगल कंप्लेंट्स एंड डिफेमेशंस के एलिगेशंस फाइल किए। दैट्स वाई उनके चैनल को परमानेंटली टेक डाउन किया गया एंड आज उनका चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से सिस्टम ने सच्चाई को फिर से दबा दिया एंड जॉय को कभी जस्टिस नहीं मिल पाया। ये केस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसे हज़ारों केसेस होते हैं, लेकिन आज हमारे सामने वो नहीं है क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग की वजह से वो केस फाइल ही नहीं करते। एंड ज़्यादातर इंडिया में ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर तो खुद बच्चों के पेरेंट्स तक डर जाते हैं केस फाइल करने से। लड़कियों से कहा जाता है कि अगर दुनिया वालों को पता चल गया तो ख़ानदान का इज़्ज़त क्या होगा, हमारे इज़्ज़त का क्या होगा। दे डोंट इवन केयर अबाउट द डॉटर, दे जस्ट केयर अबाउट सोसाइटी। होप ये लोगों की सोच जल्दी बदल जाए। इस केस के बारे में सुनकर आपको क्या लगा वो कमेंट सेक्शन में आप बताना मत भूलना। मैं हर एक कमेंट के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड इफ़ यू गाइस रियली लाइक्स टू वॉच ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज लाइक दिस देन मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बिकॉज मैं यहाँ पे रेगुलरली ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज डालता रहता हूँ। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। बाय बाय।